हेलो गाइस, होप सम ऑफ यू आर होल्डिंग ऑन और अभी भी आप हो इस लाइव में, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो असली लाइव शुरू होने वाला है। एंड हमारा ये लाइव है ऑर्थो फिजियोथेरेपी के बारे में कि न्यूरो पेशेंट्स को जिनको स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो ऑर्थो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, उनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर अमार सोहेल सर, जो मेरे टीचर थे कॉलेज में। एंड या आई एम सेंडिंग हिम द रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, और वो बस ज्वाइन करने ही वाले हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन उनकी ज्वाइनिंग के बाद देते हैं। Yes, hi Chetna, Dr. Rashmi. Nice to see you here and nice to see you Trishala di. Hello. Hi sir, good evening. गुड इवनिंग सुरभि, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप ठीक है? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो सर, आज के लाइव में पहली बात तो आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एंड आज का और लाइव एक्चुअली ये एक सीरीज होने वाली है। मैं बता देती हूँ ऑडियंस को पहले थोड़ा सा कि हम करेंगे लाइव विद एक्सपर्ट्स, हैशटैग लाइव विद एक्सपर्ट्स। तो आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो ये बेसिकली होगा फॉर द पेशेंट्स, ऑफ द पेशेंट्स एंड प्रोबेबली इन द फ्यूचर बाय द पेशेंट्स ऑल्सो। मैं चाहूंगी कि पेशेंट्स भी लाइव आए और हमसे इंटरेक्ट करें यहाँ पे। ऑब्वियसली इफ यू गिव द परमिशन, और एनीबडी एल्स, जो भी एक्सपर्ट लाइव में होंगे वो परमिशन देंगे तो, है बिल्कुल। ना? तो आज का एपिसोड 1 है, ये है ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस इन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स। To everybody who is joining, a big hi. And Sir is here, who is a consultant physiotherapist in The Curious Physio. He is doing a great job. Now over to you, sir. थैंक यू सो मच। तो थोड़ा वेट करते हैं एंड डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस बिल्कुल एंड सर। आंसर्स। जब तक इंस्टाग्राम लोगों को बताता है कि हम लाइव हैं और हम यहाँ आए हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। सर, तब तक आप बताना चाहेंगे कि न्यूरो पेशेंट्स में वैसे क्या क्या ऑर्थो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है, या क्या हो सकती हैं ज्यादातर ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस? तो सबसे ज़्यादा तो कॉमन न्यूरो जो हम प्रॉब्लम्स हम देखते हैं एज फिजियोज होती है स्ट्रोक, है ना। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पॉपुलेशन हमारे पास जो आता है वो स्ट्रोक का ही होता है, और स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। जी। हम लोग को तो पता ही है, बट पेशेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि फ्रॉम फर्स्ट फेज, है ना, जब स्ट्रोक हुआ है तभी से फिजियोथेरेपी का रोल स्टार्ट हो जाता है, और फिर आगे रिहैब चलते रहना चाहिए, तभी अच्छा सा रिहैब हो पाता है ना। एंड सुरभि बहुत सारे न्यूरो पेशेंट्स देख रही हैं ये। अ, इस चीज को आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूरो रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बिल्कुल। प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो आती है स्ट्रोक में वो शोल्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं फिजियोज, हम लोग वो ये देखते हैं कि पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं वो शोल्डर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और क्योंकि मसल्स में पावर नहीं होती है और स्ट्रोक पहली बार हुआ होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो लोग या तो शोल्डर से उठा देते हैं या खींच देते हैं हाथ को, है ना, या पेशेंट भी कुछ उस पर वजन डालने की कोशिश कर देते हैं। उसकी वजह से जो है कंधा जो है उतर जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कल भी मैंने एक पेशेंट देखा था जिनको हेमीप्लेरेसिस हुआ था, मतलब पूरा स्ट्रोक नहीं हुआ, सिर्फ पावर गई थी, तो उनके किसी रिलेटिव ने उनका कंधा पकड़ के उनको उठा दिया, तो अच्छा। उनका शोल्डर जो है वो अब उतर गया है। तो ये बहुत पेनफुल रहता है पेशेंट के लिए और बहुत परेशान करता है उसको, क्योंकि वो पहले ही एक चीज से परेशान है ना, उसको स्ट्रोक हुआ है, वो ऑलरेडी काम नहीं कर पा रहा है। अब उसके सामने एक और प्रॉब्लम है कि उसका कंधा भी दर्द कर रहा है और उतरा हुआ है।
ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो सिर्फ फिजियोस को ही नहीं, मतलब सबको पता होनी चाहिए, और कंधे का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फिर है ना, इसके कई सारे रीजन हैं। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रोक के बाद हम अपना कंधा नहीं चला सकते हैं, है ना। और जब कंधा उतर गया है तो वो और चलने में दिक्कत करेगा। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने भी देखी है ना, डॉक्टर सुरभि ने भी देखी है, और भी फिजियो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पेशेंट्स जुड़े हुए हैं, उनको ये पता होगा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो कंधे को सही से मैनेज करना स्टार्टिंग से ही बहुत जरूरी है। और अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको फिजियो को कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको पोजीशनिंग बता सकते हैं, है ना, आपको कैसे शोल्डर हैंडल करना है वो बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। रोल है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है, और ये बहुत परेशान करती है पेशेंट्स को। कल भी जो पेशेंट थे वो बहुत परेशान थे कि मेरा कंधा पहले ही नहीं चल रहा था, अब वो उतर गया है और हम्म। इतना दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करे पेशेंट्स, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अ, हम शोल्डर को कैसे हैंडल। बिल्कुल। और ये कई बार तो इसलिए भी हो जाता है ना कि हम पैसिवली मतलब जबरदस्ती कंधे को ऊपर बिल्कुल। ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसकी मतलब ऐसा होता है हम्म, 90 डिग्री से ऊपर लेके जाना नहीं है, पर हम कोशिश करते जा रहे हैं, हाँ लेके करते जाओ चले लेके जाओ। जी। तो वो भी थोड़ा सा नेग्लिजेंस, ये मेरे पेशेंट में भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तब उसको कई बार फिजियो सेशंस नहीं मिल पाते या फिजियो हम्म, एडवाइस नहीं मिल पाती, इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसके साथ साथ जी। रिस्ट पेन जो होता हम्म है उसके बारे में कुछ अगर हम डिस्कस कर पाए। तो सेकंड प्रॉब्लम जैसे सुरभि ने बताया वो सबसे कॉमन है, रिस्ट में पेन, जिसके भी अगेन बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि क्यों हुआ है। सबसे कॉमन रीजन अगेन स्पास्टिसिटी रहती है। स्पास्टिसिटी सिंपल वर्ड्स में टाइटनेस या हैवीनेस कह सकते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट मूव नहीं कर रहा है। अगेन फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि अ, जब तक आप डोंट नॉर्मलाइज या ऐसी थेरेपी देने की कोशिश नहीं करेंगे, वो और स्टिफ होता जाएगा। और ऑर्थो में हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज जब स्टिफ हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा पेन कॉज कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और न्यूरो के पेशेंट्स को स्पेसिफिकली अगर फिजियोज जो देखते हैं वो ये जानते हैं कि हैंड फंक्शन इंप्रूव करना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और बहुत मुश्किल से हैंड फंक्शन इंप्रूव होता है। तो अगर इस पे शुरू से ध्यान दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने कई स्टेटस देखे हैं सुरभि के, बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटीज ये कराते हैं, है ना, जो मैं देख रहा था, तो वो बहुत जरूरी होती हैं। रादर देन आप सिर्फ, है ना, जैसे अभी सुरभि कह रही थी, सिर्फ पुश करते चले जाओ ना, उठाओ उठाओ उठाओ, मोड़ो मोड़ो मोड़ो। उससे ज्यादा जरूरी होता है जी। कुछ पर्पसफुल आप कराइए, है ना, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज। उससे जो है ना ब्रेन को ज्यादा रियलाइज होता है कि अच्छा मेरा पार्ट स्टिफ है, मुझे मूव करना है, या इसको रिलीज करना है, इसको फंक्शन में लेके आना है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो पेशेंट्स को भी पता होनी चाहिए, फिजियोस को भी पता। हाँ जी सर, हमें ये पता होना चाहिए कि हड्डी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है और यहाँ से हमें बिल्कुल एजुकेट करना है पेशेंट को। तो अभी जो भी बिल्कुल। लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बॉक्स में या कमेंट्स में डाल दें और हम जवाब जरूर देंगे। तब तक सर अगर आप इजाजत दें तो मैं बाकी क्वेश्चंस जो प्री क्वेश्चंस हैं पूछना बिल्कुल शुरू बिल्कुल। करूँ आपसे। जी जी। तो पहला क्वेश्चन शिल्पा जी ने पूछा है कि when the issue is completely related to neuro, how does ortho opinion relevant, like for his left hand how it has ortho relation? So the patient is a CVA patient, हेमीपेरेसिस ही है, और अब तो स्ट्रेंथ कम है बस, और हाथ में जोर नहीं पड़ता इतना। तो उससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि ऑर्थोपिनियन रेलिवेंट क्यों है अगर न्यूरो की कंडीशन है। देखिए, जो फिजियो आपको ट्रीट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि कब ऑर्थो रेफरल जरूरी है और हम्म। कब ऑर्थो रेफरल जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि
स्प्रेन हो सकता है। स्प्रेन का मतलब वहाँ के लिगामेंट्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, या अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे कि ज्यादा फोर्स किया है रिस्ट पे, तो इन कंडीशंस में कभी कभी क्या होता है, हम पुश करते चले जाते हैं ये सोच के कि दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट हम्म। आप अपने थेरेपिस्ट को ये जरूर बताइए कि मैंने ऐसा काम कल किया था, है ना। हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है, और थेरेपिस्ट को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं थेरेपी करा रहा था, यूजुअली ऐसा पेन नहीं होता था, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है। तो ये हिस्ट्री लेके हमारा रेफरल बहुत, आप ओपिनियन ले सकते हैं, और ये रूल आउट हो जाता है कि कुछ सिग्निफिकेंट ट्रॉमा तो नहीं हो गया है, सिर्फ एक्सरसाइजेज या वीकनेस की वजह से ही पेन। तो दिस इज ये बहुत जरूरी है समझना। तो एज अ फिजियो भी और एज अ पेशेंट भी आपको ध्यान में ये रखना है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया, या वजन इतना डाला, या हम गिर गए हाथ पे, तो ये पेशेंट थेरेपिस्ट को बताया जाए, और थेरेपिस्ट इसको ध्यान में रख के फिर एक ओपिनियन या रेफरल ले सकता है कि अंदर इतनी चोट तो नहीं लगी है जो हैम्पर करेगा रिहैब। बिल्कुल। जैसे अगर मैं पेशेंट स्पेसिफिक बताऊँ तो मैं पेशेंट देख रही थी अपना, मैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी। तो जब मैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी तो रोज़ वो अच्छे से चढ़ते हैं, पर एकदम से फ्रीज़ हो गए वो। और जब वो मुड़े तो उनका पाँव अटक गया क्योंकि शूज़ प्रॉपर नहीं थे। आई टोल्ड देम कि शूज़ मत पहनिए, पर वो पहनना चाहते थे। क्योंकि स्टेयर इतनी बड़ी नहीं थी तो आई वाज़ लाइक कि शूज़ ना पहनिए। तो पैर उस तरीके से मुड़ गया तो स्ट्रेन हो गया। फिर स्ट्रेन के लिए हमने इसलिए ऑर्थो वाइज सोच के उसको बोला कि आइसिंग लीजिए या जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स लीजिए, स्ट्रेन को ट्रीट करिए। तो इसीलिए शायद ऑर्थो ओपिनियन रेलिवेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूरो गर्ल पल्लवी मैम हैज also joined, and Nishant, Adi, a lot of people are joining. So I would ask another question. अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी एक्चुअली एक्सपेक्ट इन न्यूरो पेशेंट टू बी टेकन केयर ऑफ? प्रिकॉशंस क्या लें वो अपने आप में? अच्छा, अब इसमें हमने शुरू में जो बात करी थी वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रोक के रिलेशन से हमने शोल्डर की बात करी थी, है ना, वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। और सुरभि भी एग्री करेगी कि शुरू से ही पोजिशनिंग शोल्डर की बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। कि किस तरीके से रखा जाए, बिकॉज शोल्डर प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लम देती हैं बाद में, है ना, पेन बहुत कॉज करती हैं। शोल्डर पेन बहुत कॉमन है स्ट्रोक के पेशेंट्स में। सो थेरेपिस्ट को भी और पेशेंट को भी, दोनों को साथ में काम करना चाहिए इन पोजिशनिंग द शोल्डर। सो सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है। दूसरी चीज ये है, वो थेरेपिस्ट के लिए है, क्योंकि बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, इज आपको सिर्फ पैसिव नहीं कराना है, जैसे सुरभि ने भी बोला था, सिर्फ हाथ उठाओ उठाओ नहीं कराना है ना, कुछ यस। मीनिंगफुल चीजें पेशेंट्स को करानी है, बिकॉज प्रॉब्लम बिल्कुल। यहाँ है, प्रॉब्लम हड्डी में नहीं है ना। तो एग्जैक्टली। मीनिंगफुल एक्टिविटीज, जैसे भी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ना, है ना, डे टू डे कुछ और एक्टिविटीज करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका थेरेपिस्ट ये नहीं करा रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन है, और आपको ये डिस्कस करना चाहिए या एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, क्योंकि कई पेशेंट्स आजकल आते हैं, क्योंकि मैं न्यूरो नहीं देखता हूँ, मैं रेफर कर देता हूँ। वो ओके। यही कहते हैं कि 10 महीने से 5 महीने से सिर्फ टेंस लग रहा था, या सिर्फ एग्जैक्टली। हॉट मसल पैक लग रहा स्टिमुलेटर। था, या मसल स्टिमुलेटर लग रहा था। आजकल तो सिर्फ ड्राई नीडलिंग हो रही थी। आ, यस। 6 महीने से कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कराई गई है, और अब जो है कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है पेशेंट्स को आजकल ये समझना कि थेरेपी जो है सिर्फ मोडालिटीज नहीं है। आपको उसके आगे अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करना चाहिए कि कैसा मेरा हैंड इम्प्रूव, फंक्शन इम्प्रूव होगा, और कैसे मेरी चीजें इम्प्रूव होंगी। तो सबसे पहले तो शोल्डर हमने डिस्कस किया। दूसरा ये कि थेरेपी कैसे होनी चाहिए, उसका नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, है ना। हमारा पोजिशनिंग कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा ये डिक्टेट करने में कि स्पास्टिसिटी कैसे डेवलप हो रही है ना, और अलग अलग चीजें कैसे डेवलप हो रही है ना। तो ये यस। प्रिकॉशन है। एंड पार्किंसन की पेशेंट में लास्ट प्रिकॉशन इज
हमें उनको प्रॉपरली गाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट एजुकेशन। तो हमें इन्हें प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स यहाँ भी आते हैं जिनको बहुत मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आपको ये जरूरी है, हमको भी ये जरूरी है एज फिजियोस कि हम उनको प्रॉपरली एजुकेट करें। क्योंकि न्यूरो में जो है हमें ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन एंड रिहैब दोनों साथ साथ चलेगा, है ना। सिंडोपा, जो भी मेडिसिन होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको मिस करते हैं, है ना, इग्नोर करते हैं, तो भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। सो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं ध्यान रखना। और फॉल्स अगर आप अवॉइड करें, जैसे कि शूज का एक पॉइंट डिस्कस किया सुबीर ने, जो बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप फुटवेयर कैसे यूज कर रहे हैं। क्योंकि फॉल बैलेंस पहले से अफेक्टेड होता है ना। तो फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप उसका प्रिकॉशन लें। स्लिपरी सरफेसेस पे ज्यादा ना जाएं। और स्टार्टिंग फेज ऑफ रिहैब में धीरे धीरे जैसे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, आप अपनी दिनचर्या की नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एंथुजियास्टिक भी ना हो जाए, कि ये लग रहा है कि हम हैं। चल बिल्कुल। पा रहे हैं तो हम डंडा छोड़ दें, या जैसे मैं जी, अपने पेशेंट को भी रियलिस्टिक रहना यही, चाहिए। जी। बिल्कुल, मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ, जब वो मेरे साथ चलते हैं ना तो वो स्टिक के साथ चलते हैं, ही इज कॉन्फिडेंट। पर अभी भी मैं उनको बोल रही हूँ कि आप जब अकेले चल रहे हैं तो वॉकर के साथ ही चलिए, क्योंकि हम कोई और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। अभी डॉक्टर पल्लवी ने भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, उन्होंने बोला है कि मोनोटोनस सेशंस जी। नहीं जी। होने चाहिए, और जी, हम लोग टास्क यही डिस्कस ओरिएंटेड। करेंगे। जी। हाँ जी। तो हाँ, थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है आजकल, बहुत कॉमनली है ना। आप सुरभि ने भी सुना है, सब सुन ही रहे हैं ना। ट्राई नीलिंग चल रही है, सिर्फ टेंस लग रहा था 10 महीने से, जो कि बहुत चीजें खराब कर देती है, और फिर बहुत मुश्किल होता है रिहैब को दोबारा वही। स्टार्ट करना है तो। तो सबसे पहला चैलेंज तो मुझे ये लगता है कि अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढना भी एक चैलेंज ही है पेशेंट को, कि मेरी डिमांड्स कैसे मीट हों। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि पेशेंट को ये भी नहीं पता कि मेरी डिमांड्स हैं क्या एक्चुअली, तो अगर अच्छा जी, थेरेपिस्ट ना मिले तो। बहुत प्रॉब्लम है। करेक्ट। यस। सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंक्रीज पावर ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। इट्स अ जनरल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए है, तो जनरल क्वेश्चन है। स्टिल हैमस्ट्रिंग इफ यू वुड लाइक टू आंसर। हैमस्ट्रिंग ही नहीं, कोई भी मसल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम दिन में करने के लिए, इवन अगर मुझे ग्लास उठाना है, कुछ भी करना है, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। तो हम अपने पेशेंट्स को स्ट्रेंथिंग बहुत अच्छे से कराएं, और कराना भी चाहिए, और डिफरेंट फॉर्म्स में कराएं, है ना। नॉट जस्ट सिर्फ डंबल उठा रहे हैं, है ना। उसको उसको वेरी वेरी करें, अलग अलग चीजों से मिक्स एंड मैच करें। तो नॉट जैसे सिर्फ नॉट जस्ट फॉर हैमस्ट्रिंग, एनी अदर मसल, स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम उसकी मसल पावर बढ़ाएं। अगर न्यूरो पेशेंट है तो अगेन डिपेंड करेगा ग्रेड कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मसल स्टिमुलेटर जरूरी है या फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जरूरी है ना। तो वो न्यूरो स्पेसिफिक हो जाएगा फिर कि क्या ग्रेड है और हमें कैसे प्रोग्रेस। ओके, ठीक है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए न्यूरो पेशेंट में, अगर स्ट्रोक की ही बात की जाए, तो हैमस्ट्रिंग तो इतनी वीकनेस में कम ही जाती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है, टाइटनेस की ज़्यादा बिल्कुल प्रोबेबिलिटी। आई थिंक बिल्कुल। एबडक्टर्स ज़्यादा वीक हो और जाते हैं। बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोग देख रहे हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। सर विल आंसर द क्वेश्चंस राइट अवे, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है। How does strengthening help in neuro patient? So yeah, it's also kind of related. वी जस्ट डिस्कस्ड, है ना। तो Yes. स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और है ना, पल्लवी मैम हैज एडेड अ पॉइंट, एक्सेंट्रिक एक्टिविटी कराते हैं तो पेशेंट्स, अगेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, मतलब अलग अलग तरीके की हमें एक्टिवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। एंड अगेन सिर्फ एक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, और स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि आपको दिन में कोई भी काम करना है, तो आपको आपकी मसल को फोर्स प्रोड्यूस करना ही करना है ना। अगर Hmm. आपको अपना ग्लास भी उठाना है, तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो स्ट्रेंथिंग इज वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिहैब। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेंथनिंग करें, न्यूरो पेशेंट्स के लिए ही नहीं, जनरली सबके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग यस, और ये देखना पड़ता है कि स्ट्रेंथनिंग पे कब आना है और रेंज ऑफ करें। मोशन बिल्कुल। पे कब आना है। तो इससे लिंक्ड एक और क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ मोशन का क्या कितना फायदा है, बेसिक रेंज ऑफ मोशन का कितना फायदा है न्यूरो पेशेंट्स में इनिशियल फेजेस में। अब देखिए, अब इसको ऑर्थो पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूं, तो जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनका न्यूट्रिशन जो है ना वो डिपेंडेंट होता है मूवमेंट। अगर जैसे ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को हम बोलते हैं, अगर आप अपने घुटने नहीं मूव करेंगे तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नहीं मूव करेगा और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छी चीज है मूवमेंट। और दूसरी शब्दों में हम बोले तो उसे हम रेंज ऑफ मोशन कह सकते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट में भी सिमिलरली, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप स्पास्टिक हैं या रिजिड हैं, मतलब टाइट है जॉइंट कैप्सूल, अगर आप उसे मूव नहीं करेंगे वो और टाइट होगा, वो और रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब रेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको चीजें करनी है ना। अगर मैं सुरभि से कहूँ, है ना, कि चलो आज हम लोग कैफे चलते हैं, तो हमें चलने के लिए मसल्स की जरूरत होगी, हिप में रेंज की जरूरत होगी। अगर वो नहीं होगा तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो रेंज तो बहुत जरूरी चीज है, और थेरेपिस्ट को भी उस पर काम करना चाहिए, और पेशेंट को भी जो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया जाए उसको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज रेंज के बिना आ, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जब तक जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, तो ऑर्थो पर्सपेक्टिव से ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो ज्यादातर साइनोवियल हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और पेन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर रेंज में। क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में नॉसिसेप्शन होता है, अंदर नर्व्स होती हैं जो पेन कैरी करती हैं। अगर आप नहीं मूव करेंगे तो वो एक्टिवेटेड रहेंगी और आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम कॉज करेंगी। तो बेस्ट इज, आप जितना मूव कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं करिए, और रेंज पे फोकस करिए, और आपके थेरेपिस्ट को भी रेंज पे मूव करना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी। और जैसे कि मैम ने बोला कि आरओएम इज इन न्यूरो केसेस इज इम्पोर्टेंट ओनली इन फंक्शनल एंगल्स, सो आई थिंक या वो हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हमें टोन भी देखनी पड़ेगी, टोन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी रेंज ऑफ मोशन दें कि फास्ट ना करें स्लो करें, जैसी भी टोन है रिजिड उसके है, अकॉर्डिंग। स्पास्टिक है। बिल्कुल। सर फंक्शनल एंगल थोड़ा सा आप पेशेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर देंगे, एक मूवमेंट करके, लाइक बाइसेप्स के केस में या जैसे भी फंक्शनल एंगल में कैसे करेंगे हम रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, फंक्शनल एंगल, अब बहुत से जॉइंट्स का ना फंक्शनल मतलब कभी कभी क्या होता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट फुल रेंज। तो हाँ, डिफरेंट फेजेस में हम कोशिश करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रेंजेस हम ऐड करें। मैं एग्जांपल मैम का ही ले लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, कि और जो सुरभि ने शुरू में भी दिया था, कि 90 डिग्री से ऊपर इज नॉट इम्पोर्टेंट शुरू के फेजेस में, है ना, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो हम फंक्शनल रेंज दैट इज 0 to 90 उसमें काम करेंगे। उसको फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से काम जो हैं वो उस रेंज में कर सकते यस। हैं आप, आपको उसके ऊपर की जरूरत अभी नहीं है। मे बी हाँ लेटर जी। एज स्टेज ऑफ रिहैब में हम कोशिश करेंगे करने की। और अगर मैं ऑर्थो पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं आजकल एक पेशेंट देखता हूँ ऑर्थो एल्बो रिप्लेसमेंट है, तो उनके डॉक्टर ने बोला है कि अभी हमें 45 से आगे नहीं जाना है, या 60 डिग्री से आगे नहीं जाना है। तो राइट। फंक्शनल हुआ, क्योंकि 40 to 60 में वो खाना भी खा सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं। तो अभी की स्टेज में हमें जरूरत नहीं है उससे आगे जाने की। जब टिश्यू हील हो जाएगा तो हम उससे आगे भी जाएंगे, और ट्राई करेंगे कि हम पूरी रेंज अचीव करें। और सर उस टिश्यू के हील होने का कोई ऐसे समय नहीं है पर्टिकुलर, वो थेरेपिस्ट ही जज करेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। वैसे विंडो तो है 6 मंथ्स की, बट अदरवाइज थेरेपिस्ट ही आजकल जज जी करेगा। बिल्कुल, एक तो थेरेपिस्ट जज करेगा, दूसरी ऑर्थो के पेशेंट्स में जो आजकल मैं देख रहा हूँ, कोविड जिनको हुआ है स्पेसिफिकली 2 बार, उनकी हीलिंग थोड़ी डिले है। अब ये साइंटिफिक एविडेंस अभी नहीं है, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने पेशेंट्स में और हिस्ट्री लेंगे, तो आप ये एक पैटर्न देखेंगे।
जिनको भी बहुत सीवियर हुआ था, बोथ द फेजेस, अप्रैल वाला लास्ट और अभी वाले में, उनकी हीलिंग थोड़ी डिलेड, जैसे मेरे पेशेंट ये हैं, उनकी हीलिंग काफी डिलेड है। तो ये बहुत अच्छा ओके। पॉइंट बोला सुरभि ने कि थेरेपिस्ट डिसाइड करेगा कि कितनी हीलिंग हो चुकी है और अब हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओवर एंथुजियास्टिक होके आपने खुद नहीं अटेम्प्ट करना है एक्सट्रीम रेंजेस, वो आपको फिर प्रॉब्लम दे सकते मतलब एक्टिवली ही देखना है हमने कि कितना हैं। कितना बिल्कुल जा रहा है और उस पे फिर काम करना शुरू करना है कमांड्स बिल्कुल अकॉर्डिंगली। ठीक बिल्कुल। है सर। अगला क्वेश्चन है, इज फटीग एसोसिएटेड विद ऑर्थो कॉम्प्लिकेशंस इन न्यूरो पेशेंट? इफ यस, हाउ टू डील विद इट? फटीग इज मोर ऑफ is related with brain rather than ortho। और ओके। fatigue बहुत कॉमन है न्यूरोलॉजिकल, नॉट जस्ट न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स, सारे पेशेंट्स में कई सारे रीजंस की वजह से, न्यूरो में और कैंसर पेशेंट्स में, कैंसर रिलेटेड फटीग बोलते हैं, इज इज मोर रिलेटेड विद सेंट्रल फिनोमेना जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, रादर देन पेरिफेरल फटीग जिसको हम बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इंजरी और ट्रॉमा और लेजन जो है वो सेंट्रल मैकेनिज्म में है, दैट इज ब्रेन। तो इसको रादर देन हम ऑर्थो और न्यूरो में डिवाइड करने के बजाय हम पेशेंट को पेसिंग सिखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि दिन में आप कितने काम कर सकते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक होके ज्यादा काम भी नहीं करने, है ना। तो इवन आरए के पेशेंट्स को भी हम लोग यही सिखाते हैं ना, कि आपका जो बिल्कुल। फटीग है दैट इज सेंट्रल फटीग, पेरिफेरल नहीं है, क्योंकि उनमें भी अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च में नहीं जाते हैं, बट जो प्रॉब्लम है दैट इज इम्यून सिस्टम, ब्रेन में थोड़ा सा ऑटो इम्यून हो जाता है प्रॉब्लम। तो हम करेक्ट। उनको सिखाते हैं कि अच्छा आपने आज आप कितनी चीजें कर पाते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। ये नहीं कि आप एक ही बार में सारा काम करें। तो ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान रखना है न्यूरो पेशेंट्स, ऑटो इम्यून पेशेंट, कैंसर पेशेंट, फटीग इज सेंट्रल, इट्स इन द ब्रेन, प्रॉब्लम इज फिजियोलॉजी इज हेयर, इट्स नॉट पेरिफेरल। तो आप पुश ना करें, वो बहुत ओके। ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर अच्छा, तो उनको रेस्ट दें और उनसे प्यार सकते से हैं। बात करें। पेशेंस बिल्कुल। रखना बहुत ज़रूरी है ना इस केस में, जी। थेरेपिस्ट को। और हम, हाँ, और सबसे बड़ी चीज ये ना, सारे सेशंस हमेशा एक से नहीं हो सकते। कभी कभी हाँ जी। पेशेंट का ऑफ डे है, वो नहीं इतना एक्साइटेड है या बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो वो बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा पेशेंट को आप पुश नहीं कर सकते। देर आर सम ऑफ डेज, देर आर सम ऑन डेज, हर किसी की जिंदगी में होते हैं। हाँ और जी। सबसे इम्पोर्टेंट बायो साइकोसोशल चीजें ध्यान रखनी है, जो कि हम भूल जाते हैं, सिर्फ फिजियोलॉजी पे हाँ। फोकस नहीं करते। किसी के यस। यहाँ कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो आज बहुत डल है, डिप्रेस्ड है ना। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आते हैं, बैक पेन की है, उनके फैमिली में कुछ हो गया था, तो शी वाज, उनका पेन फ्लेयर हो गया था और बहुत ज्यादा फटीग थे वो। तो समटाइम्स आपको पेशेंट से बात करनी है, जैसे सुरभि ने बोला ना, पेशेंस रखना है, कम्युनिकेट विद द पेशेंट, पेशेंट को इंडिविजुअल की तरह लीजिए, मशीन की तरह मत लीजिए, है ना। उसको पुश एग्जैक्टली। पुश ऑन 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 मत करते चले जाइए, उससे बात करके देखिए, हो सकता है कि आज कुछ और हुआ हो घर में, है ना। और लोनलीनेस बहुत कॉमन होती है ओल्ड पेशेंट्स में, तो आप उनसे अगर बात करेंगे, तो बायोसाइकोसोशल जो है कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है ना। मेरे माय फादर, मैं बोलूँ तो उनको भी पार्किंसन था, अगर आप उनसे बात करें तो वो फटीग में काफी हेल्प करता था, बिकॉज कोई नहीं है बात करने के लिए, है ना। तो ये दे बिकम लेथार्जिक, लेजी। सो सिर्फ फिजियोलॉजी पे फोकस ना करें, है ना, इंडिविजुअल की तरह देखें पेशेंट को। सेंट्रल पेरिफेरल अपनी जगह है, उसको समझना है, उसको ट्रीट भी करना है, बट सामने वाला एक इंडिविजुअल है ना। हर किसी की जिंदगी में अप एंड डाउन है, प्लीज हाँ उसको जी। समझिए और उसको मशीन की तरह पुश 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 मत बिल्कुल। करें। रेस्ट देना बहुत जरूरी कभी कभी तो मेरे सेशंस तो यही होते हैं, कभी कभी मैं बात ही करती रहती हूँ, बस फिर थोड़ा सा करवानी पड़ती है एक्सरसाइज अटेंडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये भी करना पड़ता है कि एक्सरसाइज करवा दी, बट मोस्टली पेशेंट से बातें करते रहे। कभी कभी ये सेशन जरूरी होता है। दे आर वेरी कंफर्टेबल इफ यू मेंटेन दैट रेपो विद देम। है। बायोसाइकोसोशल जो मैंने बोला ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीएफ भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें हमें ये यस यस। चीजें याद रखनी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, पर्सनल पर्सनल फैक्टर्स हम फिजिक्स भूल जाते हैं बिल्कुल, हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ है, जैसे मैंने आज आइल्स का एग्जाम दिया और मेरा स्कोर बहुत खराब आया, अब मुझे बैक अच्छा। पेन है, तो मेरा बैक पेन ऑल्टर रहेगा उससे, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैंने सब कुछ सोच रखा था कि मेरे साथ ये होगा ये होगा, अब हाँ सब कुछ जी। उल्टा हो रहा है।
तो वो चीजें बात करना बहुत जरूरी है। सर और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार से बात करने, इसमें बैलेंस कैसे बनाएं? कि एक पेशेंट के साथ तो स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, नहीं तो वो एक्सरसाइज नहीं हम्म। करेंगे, और प्यार से बात करना भी जरूरी है। वो बैलेंस आई एम श्योर जरूरी है अटेंडेंट के लिए भी बना के रखना, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी। अब ये सीखना बहुत एक्सपीरियंस के साथ आता है कि किस पेशेंट के साथ फिट रहना है, किसके साथ यस। ओ, है ना। ये बहुत, ये जितना आप पेशेंट देखेंगे उतना आप सीखेंगे कि किन पेशेंट्स के साथ आपने किस तरीके से मैनेज करना है उनको। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर आप उनको प्रॉपरली एजुकेट करें तो स्टिफनेस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल समटाइम्स जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये उसके लिए अच्छा है और वो नहीं करना चाहते हैं, तो समटाइम्स वी कैन, बट ज्यादातर एजुकेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बताता हूँ ये आपके लिए जरूरी है ना, जो भी हम कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ एंजॉय करें और हम्म, आप अपनी जो चीजें खो चुके हैं, जो चीजें नहीं कर पाते हैं, वो कर पाए। तो आप उसको कनेक्ट करिए पेशेंट्स की जिंदगी से, उसकी नॉर्मल लाइफ से। हाँ जी। बहुत जरूरी है। और ये कोई सिखा नहीं सकता है, बिकॉज जैसे जैसे आप पेशेंट्स देखेंगे आपको रियलाइज होगा अच्छा कितने, है ना, बहुत चीजें होती हैं, है ना। हाँ कभी जी। कभी सेशन में आपको चेंज करना पड़ता है, आप करा रहे थे, अब पेशेंट नहीं कर रहा। तो और न्यूरो में तो शुड भी एग्री करेगी, वर्बल टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप किस तरीके से कमांड दे रहे हैं पेशेंट को, बहुत जरूरी हो जाता है। न्यू ऑर्थो में तो फिर भी आप पेशेंट से बोलिए वो एक्सरसाइज कर लेगा, 4 एक्सरसाइज कर लेगा, 5 कर लेगा, बट है ना, जैसे पार्किंसन पेशेंट में रिदम मेंटेन करना होता है। बिल्कुल। है ना, माय फादर यूज्ड टू लव दैट रिदम, 1 2 3, और अलग अलग तरीके के रिदम ट्राई करिए। यस। तो उससे एक तो ब्रेन भी एक्टिवेशन बढ़ता है और पेशेंट भी इंजॉय करता है। तो सेशंस को थोड़ा इंजॉयबल भी बनाना चाहिए हमें, मोनोटोनस नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। बट टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वर्बल कमांड बहुत जरूरी है न्यूरो पेशेंट के साथ, है ना। पीएनएफ हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें वर्बल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। आगे। सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया था। हाँ, तो हमारे बोलने की टोन से भी फर्क पड़ता है, और हमारे बोलने की टोन से मसल टोन भी अफेक्ट होती है, तो उसका ध्यान भी बिल्कुल। रखना पड़ता है। और अटेंडेंट को भी हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे बात करिए, अगर तेज बोलेंगे टोन बढ़ेगी, जैसी टोन है उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंट को बताना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसे कि मैम बता रहे हैं, पल्लवी मैम, कि एम्पैथी से ज्यादा, सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी पे ध्यान दीजिए, एम्पैथी पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मल रेगुलर टॉक से सेशन को स्टार्ट करिए, और बाद में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट स्ट्रोक फटीग ऑन द अदर हैंड कैन बी पेरिफेरल फटीग इंड्यूस्ड बाय ऑल्टर्ड मूवमेंट कंट्रोल। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ, मैम ने जो डाला है ना कमेंट, दैट इज हाँ, पेरिफेरल फटीग जो मैम ने बोला ना, तो आप जितना ज्यादा मसल को एक्टिवेट करेंगे, उसको लोड डालेंगे, दैट विल कॉज पेरिफेरल फटीग मोर। सिंपल सा कंसेप्ट दूं तो अगर आप 8 kgs लेके स्क्वाट कर रहे हैं, तो मसल जो बायो एनर्जेटिक्स है मसल का, वो उस पे अडेप्ट कर गया। अगर आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं या ऑल्टर्ड मूवमेंट, जैसे न्यूरो के पेशेंट में मैम सेइंग ऑल्टर्ड मूवमेंट कंट्रोल, तो उसकी वजह से पेरिफेरल फटीग भी डेवलप हो सकता है। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, आई ओके। थिंक। और सर, वेट बेयरिंग का क्या रोल है न्यूरो पेशेंट में, बहुत ये ज्यादा जानना रोल है। चाहेंगे पेशेंट। हाँ जी। ये तो सुरभि मुझसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है, मैं तो बिकॉज बहुत कराती हूँ। हाँ, वेट बेयरिंग बहुत जरूरी है। और अगर मैं अपने पेशेंट्स ऑर्थो पर्सपेक्टिव से बताऊं, बोन हेल्थ के लिए वेट बेयरिंग इज गोल्ड। आप दुनिया में कोई भी मेडिसिन खाइए, बट अगर आप वेट बेयरिंग नहीं करते हैं तो बोन हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। न्यूरो के पेशेंट्स में ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज
जो हम प्रोप्रियोसेप्शन एक चीज होती है उसके लिए वेट बेरिंग यूज करते हैं, टोन के लिए वेट बेरिंग यूज करते हैं, रेंज के लिए वेट बेरिंग यूज करते हैं, और जो मैंने ऐड किया ऑर्थो पार्ट राइट के बोन हेल्थ के लिए वेट बेरिंग बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को मिला के हम वेट बेरिंग यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, विटामिन, अब ऑर्थो की बात के परस्पेक्टिव से, अगर आप अपने पेशेंट्स में विटामिन डी या बोन हेल्थ खराब देख रहे हैं एंड आप उनको वॉक करने के लिए, जॉग करने के लिए वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, हम्म। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनके विटामिन डी लेवल्स में, उनके बोन हेल्थ में। तो वेट बेरिंग बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट ऑर्थो पर्सपेक्टिव, और आई थिंक ऑल पेशेंट्स। बट यस, न्यूरो में ऑफ कोर्स हम वेट बेरिंग को बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज करते बिल्कुल। और जैसे कि मैम ने बोला, वेट बेयरिंग इज असेंशियल फॉर लाइफ, तो जिंदगी के लिए भी जरूरी है कि बाहर डालें। पैरों पे बाहर नहीं डलेगा तो चलेंगे कैसे? हैं। चलेंगे हाथों। कैसे, यस। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार जी की तरफ से। सम एडवाइस फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स। I would not say कि they are patients. They have to live with this condition throughout their life. So yeah, they are survivors. यस। बहुत मुश्किल सवाल है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज डिपेंडेंट ऑन किस टाइप की है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट एज अदर न्यूरो कंडीशंस, ये एक लाइफ प्रोग्रेसिव लाइफ लॉन्ग डिसीज है। और ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसको फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं कुछ भी कह लूँ, जब तक मैंने फेस नहीं किया होगा तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिकॉज हमारा एक बैचमेट था जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, एंड उसको ये रियलाइजेशन था कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक्सेप्टेंस। बाकी रिहैब बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़रूरी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, बहुत हेल्प करती है। पता नहीं, देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमाचल, सो भी ज़्यादा Yes. बता सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। वहाँ बहुत अच्छा काम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, बिल्कुल। एक्सरसाइजेज, हाइड्रोथेरेपी। दिस इज बहुत इम्पोर्टेंट है रिहैब। बट ये एक्सेप्ट करना कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और ये प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव्स के लिए ज़्यादा, पेशेंट्स के लिए थोड़ा कम। बिकॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज इन किड्स, आई हैव सीन, अब तो नहीं देखता हूँ, बट यहाँ जाहिर होम्स है दिल्ली में, वहाँ हमने पेशेंट्स देखे हैं जो 10 इयर्स 12 इयर्स हैं। तो पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे प्रोग्रेस करेगी, है ना। बिल्कुल। तो हम कब एग्री रियलिटी करेंगे, बताना, रियलिटी बताना बताना बहुत जरूरी। जरूरी है। और पेरेंट्स को ये पता है कि इवेंचुअली क्या होना है, तो उसके साथ डील करना और अपनी क्वालिटी बहुत ऑफ लाइफ को अच्छा बनाना बहुत ही मेंटेन जरूरी है। करना बहुत जरूरी, अभी काउंसलिंग बहुत जरूरी। बिल्कुल, अभी मेरे पास एक फैमिली आई थी। आई वॉज वेरी क्लोज टू देम इन IAMD। मैं जानती हूँ कि इमोशनल लिंक्स और ऐसे नहीं बनाने चाहिए पेशेंट के साथ, बट हम वहीं रहते थे IAMD में, जहाँ की आप हम्म, बात कर रहे हैं, सोलन की। तो दे केम हम्म, टू मी टू सी मी एंड आई वॉज प्लेइंग अराउंड विद देम। तो मैंने उनके पेरेंट्स की हालत देखी, तो पेरेंट्स अपना ध्यान नहीं रख रहे थे। उनके मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर हुआ था, जबकि वो थर्टी हम्म, फोर 36 ईयर्स ओल्ड ही है, लेडी। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड ऑल। तो उनको अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, आई गेस। हम्म। अब पता है न्यूरो के केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। केयर गिवर बहुत सफर करता है और उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी चीज है, मतलब नॉट जस्ट न्यूरो के केस में, हर केस में केयर गिवर इज, जितना वो सफर कर रहा होता है, ऑफ कोर्स पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है, पेशेंट सफर कर रहा है, बट केयर गिवर इज एन साइलेंट सफरर, और वो यस, यस। बहुत ख्याल रखता है पेशेंट का। और सेरेब्रल पैल्सी और न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे केसेस, पार्किंसन केसेस में हम लोग अपने लव्ड वंस को उस चीज से जाते हुए देखते हैं, प्रॉब्लम से, है ना। तो हमें
एज रिहैब हम थेरेपिस्ट को, जैसे सुबी ने बोला, इमोशनल बनाना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी काउंसिल करना पड़ता है कि आप अम, ये समझिए कि आपकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी एक्सप्लेन काउंसिल करना, कि अगर आप, इफ द केयर गिवर जो है वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो फिर पेशेंट का ख्याल कौन रखेगा। तो बिल्कुल। ये बहुत बहुत बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है, बट ये समझाना बहुत जरूरी होता है। तो एज अ थेरेपिस्ट हमें अटेंडेंट से भी इनफ टाइम के लिए बात करनी चाहिए। मैं तो हमेशा अटेंडेंट को बोल के जाती हूँ कि आप अपना ख्याल ज़्यादा रखिए, अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर पेशेंट का कैसे रखेंगे। तो ये ज़रूरी है। अभी मैम ने बोला है कि होम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करिए, ये एडवाइस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स के लिए, केसेस के लिए। और एडवाइस है एक्वेटिक थेरेपी करिए और जी, जेनेटिक एकेटिक इज इशू। वेरी गुड। हाँ हम्म। जी। और एक काउंसलिंग ज़रूरी है अनमैरिड मेन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि ये कंडीशन पहले से ही मैंने देखा ना, रिसेसिव ट्रेट जब मिलते हैं, और ऑब्वियसली ये हम्म। बुक्स में भी है, रिसेसिव ट्रेट जब मिलते हैं तो ज़्यादा होता है। तो पर ये पहले से कैसे पता लग सकता है? अगर डीएमडी की बात करें, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले से, मैरिज से पहले किस चीज़ का ध्यान रखा जाए? ये तो पता नहीं मुझे, बट जेनेटिक्स ऑफ कोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आजकल जीनो जेनेटिक फिनोटाइपिंग हो रही है, बट कितनी सक्सेसफुल है इस पे रिसर्च कहाँ तक पहुंची है मुझे पता नहीं। बट वेस्ट में दे हैव स्टार्टेड समथिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेनेटिक फिनोटाइप। बहुत पहले पढ़ा था मैंने, बट कितना उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है, बहुत डाइसी है। मे बी फ्यूचर में हमें ये पता चल सके। बट अगेन बात वहीं पे आके रुकती है, इवन इफ आई नो कि है ना कि उसको होने वाला है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और कितना एक्सेप्टेंस है वो बहुत जरूरी है उस चीज। यस। बट हम आई कैन शेयर सम पेपर्स, बहुत पहले मैंने पढ़े थे जेनेटिक फिनोटाइपिंग पे, बट इंडिया में कितना पेट हुआ है मुझे नहीं आइडिया। वेस्ट का आई नो दे आर डूइंग लॉट ऑफ, बहुत काम चल रहा है वहाँ पे इस चीज पे, कि कितना जल्दी आइडेंटिफाई, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन पार्किंसन आल्सो, कि क्या ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी के, उससे पता चल सके कि हु कैन डेवलप, और फैमिली में कुछ जेनेटिक ट्रेट्स हैं कि नहीं। तो दे आर डूइंग दिस जेनेटिक फिनोटाइपिंग इन ऑस्ट्रेलिया, टेस्मानिया यूनिवर्सिटी। ओके। और अगर ऐसे लेमैन की तरह बात करें तो मुझे लगता है कि क्लोज रिलेटिव्स में शादी होना भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता है इस चीज के अवॉइड लिए। करें, बिल्कुल। तो डॉक्टर पल्लवी बता रहे हैं कि जो हम पहले बात कर रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं, एंड ऑफ द सेशन में आप ऐसा करें कि रिलेटिव्स और केयर टेकर से बात करें और पेशेंट की कंडीशन और प्रोग्रेस के बारे में उनको एक्सप्लेन करें। मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा था हम्म। केयर गिवर्स के ऊपर, मुझे आज भी याद है कि नो वन केयर्स फॉर द वंस हु केयर्स फॉर अस। तो ये बहुत जरूरी है कि केयर गिवर्स का ख्याल, बिकॉज वो वो बहुत पीछे छूट जाते हैं वो इस प्लीज आप रेस में। शेयर है ना? करना, अगर ब्लॉग आपको मिले तो मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट्स के साथ शेयर करूंगी। ओके। बिल्कुल। तो मैम कह रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैज टू गिव काउंसलिंग सेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। If one wants to have family in Bombay hospital, we used to throw insight on that. Yeah, इस चीज की अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल। शादी करते टाइम गुण मिलाने से ज्यादा इन चीजों पे भी ध्यान रखा जाए तो अच्छी बात होगी। और और वो रखता नहीं है इंडिया में कोई, कम ही ये रखते हैं अवेयरनेस सर। बहुत जरूरी है। यस यस। सर लास्ट चीज मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगी, पोस्चर का क्या रोल है? क्योंकि आप पोस्चर के बारे में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इस बारे में बताते हैं, और मुझे अच्छा लगता है आप बोलते हो कि कोई भी पोस्चर करेक्ट पोस्चर नहीं है। तो न्यूरो के केस में भी थोड़ा सा आप लाइट फेंके पोस्चर के ऊपर। पोस्चर के लिए तो हम बहुत लंबा बोल सकते हैं, बट ऑर्थो की पर्सपेक्टिव में मैं बोलता हूँ, पोस्चर पेन से रिलेटेड नहीं है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि वो है, बट मैंने अब खुद बहुत रिसर्च कर ली है, तो मैं ये देख चुका हूँ और पब्लिश भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ऑर्थो केसेस में तो पोस्चर का कोई रिलेशनशिप नहीं है पेन के साथ।
और अच्छा। कोई भी परफेक्ट पॉस्चर नहीं होता है। तो ये तो इस्टेब्लिश होने वाला है और हो जाएगा धीरे धीरे लाइफ में। बट इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो हमें समझना चाहिए। वो ये है कि कुछ पेशेंट्स में पॉस्चर करेक्शन जरूरी है, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। उनमें पोस्चर इस वजह से खराब नहीं है कि वो ऐसे बैठते थे या वो करते थे, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, डिश के पेशेंट जो आजकल काफी मैं देख रहा हूँ, उनमें वर्टेब्रस फ्यूज हैं और डिफॉर्म्ड हैं। उन पेशेंट्स में ये लेके नहीं चल रहा है कि पोस्चर इंपॉर्टेंट है। वहाँ पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। डिश के पेशेंट्स अगर आप देखें, जो बहुत रेयर है, ऑर्थो कंडीशन है, उसमें एएलएल लिगामेंट जो है वो पूरा ऑस्टियोफाई हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप निग्लेक्ट ना करें। जैसे मैं हूँ, सुबह है, हम नॉर्मल, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए पोस्चर इतना जरूरी नहीं है, बल्कि मूवमेंट ज्यादा जरूरी है। कैसे हम मूव करते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हम चलते हैं। और इनएक्टिविटी हार्मफुल है हम लोगों के लिए। तो कोशिश करें 10,000 स्टेप्स चलें दिन में। अ, हम नॉर्मल पीपल कोशिश करें कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने की। सुरभि तो बहुत चलती है कॉलेज टाइम्स हम्म, में भी और अभी भी। तो भागती शी होती थी मैं अचीव तो। 10। हाँ, तो वो नॉर्मल पीपल्स के लिए बहुत जरूरी। तो पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूरो केसेस में पोस्चर को आप कई सारी चीजों में डिवाइड कर सकते हो। स्ट्रक्चर रिलेटेड, पोस्चरल अवेयरनेस, पोस्चरल स्वे, बहुत सारी यस। चीजों से। तो वहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोस्चर इज अगेन स्ट्रक्चरल। जैसे पार्किंसन में पोस्चर इज स्ट्रक्चरल, तो उसको काइफोसिस जो डेवलप हो रहा है वो करेक्ट करना है, उसको छोड़ना यस। नहीं है। क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है, इज नॉट एबल टू, वो नीचे लेट नहीं पा रहे हैं पेशेंट्स। तो वहाँ पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन स्ट्रोक के पेशेंट में पोजिशनिंग, देन पोस्चरल ओरिएंटेशन एंड पोजिशनिंग, कैसे लिम्ब को पोजिशन करना, वो जरूरी हो जाता है। बट हाँ जी। वही है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में मैं यही कहूंगा, कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट ना रखें, थोड़ा बैलेंस रखें। पोस्चर जरूरी कहीं नहीं है, कहीं जरूरी भी है। बट सबसे बड़ी डिबेट जो है, और आज के लाइव में जो पेशेंट्स देखेंगे और बाद में लोग देखेंगे, वो ये है, मेरा टेक होम मैसेज है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है और हम सबको करनी चाहिए एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स। मणिपाल में बहुत अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं, 2 पेपर्स निकले भी हैं। जो फिजियोज हैं उनको पता होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी इन स्ट्रोक पेशेंट्स, कि उनमें कैसे प्रमोट की जाए। क्योंकि अ, अगर वो क्योंकि उनके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, बट कितनी जरूरी है ये वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं जितना चल सकता हूँ, शायद स्ट्रोक का पेशेंट उतना ना चल पाए। नहीं। तो उनके लिए क्या अलग होना चाहिए, उनके लिए सेम चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं 10,000 स्टेप से बोल रहा हूँ, तो उनके लिए कितने स्टेप्स हैं, क्योंकि उनकी गेट स्पीड रिड्यूस है ना, वो चल उतना नहीं चल पाएंगे ना। कोई वॉकर यूज कर रहा है, कोई केन यूज कर रहा है, तो कितना। तो ये बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग रिसर्च है। मैं सुरभि से शेयर करूंगा ढूंढ के जरूर। हाँ जी। एंड वो शेयर करेंगे और आगे, है ना, और हम सब शेयर करेंगे आगे अपने पेशेंट्स। तो प्रॉपर एजुकेशन देना अपने पेशेंट्स को कि पोस्चर कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन इस डिबेट से कि पोस्चर कब जरूरी है, कब। हाँ जी, और सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है कि हम जैसे ऐसे बैठा है पेशेंट, उसको ऐसे पैसिवली ना बोले कि सीधा सीधे होने को। पैसिवली करेक्ट करने से शायद वो और उसी तरफ जाता है, ऐसा है फिनोमेना। बिल्कुल। एक्टिवली बोलें ट्राई कि सीधे हो ट्राई जाओ, मिरर रख यस, के में भी। फिजियोज हैव टू बी एक्टिव। हम लोग बहुत पैसिव हो गए हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। बिल्कुल। तो ऐसा हेमीस्पेशियल निग्लेक्ट के केसेस में भी होता है ना, जब ये निग्लेक्टेड है साइड तो गिर रहा हम्म। है पेशेंट यहाँ, तो उसमें भी पॉस्चर का रोल है, डेफिनेटली है। ठीक है सर, थोड़ी देर और वेट करते हैं। जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, हम देखते हैं अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं तब से कॉन्टिन्यूसली, तो उन्हें क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेट्स जस्ट वेट बिल्कुल फॉर बिल्कुल। 20 seconds। और है ना, और जो लोग ज्वाइन किए हैं ज्यादातर फिजियोज हैं, बाद में पेशेंट्स देखेंगे।
कोशिश करें एक्सपर्ट्स को दिखाने की। फिजियोथेरेपी सिर्फ ऐसा सा कोर्स नहीं रह गया है, देयर आर एक्सपर्ट्स जो कि स्पेशल कंडीशन से डील करते हैं, जैसे कि पल्लवी मैम ज्वाइन किए हैं, वो न्यूरो हम्म, एक्सपर्ट हैं। सुरभि है, बिल्कुल। शी इज अ न्यूरो एक्सपर्ट। तो हम्म, आप जब इन लोगों के पास जाएंगे तो इन्होंने वो पेशेंट्स ज्यादा देखे हुए हैं, इनको वो एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये आप उन उस तरीके की कंडीशंस को ज्यादा डील कर रहे हैं। तो सिर्फ एमबीबीएस वाली फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं है, फिजियोथेरेपी में भी बहुत स्पेशलाइजेशन है और बहुत एक्सपर्ट्स हैं, है ना। अ, मैं और न्यूरो केसेस नहीं देखता हूँ, मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे जूनियर्स काम करते हैं, मैं पेशेंट रेफर कर देता हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज यही हमने प्रैक्टिस डेवलप करनी है। जैसे स्ट्रोक स्पेसिफिकली सुरभि बहुत अच्छे से देख सकती है, मैं शायद नहीं देख सकता। तो ये पेशेंट्स को समझना है, सही थेरेपिस्ट ढूंढना है। और है ना, आज हम ये जरूर बोलेंगे और हमें बोलना चाहिए, जो ये खराब प्रैक्टिस चल रही है वो हम सबको उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि एंड में बिल्कुल। नुकसान पेशेंट का है, थेरेपिस्ट का तो कम नुकसान है, हमारा तो आ, कुछ नहीं जाता, बट पेशेंट के लिए बहुत कुछ चला जाता है ना, बहुत बकवास पर चीजें चल रही हैं, हमें नहीं जी। बोलना चाहिए लाइव में। हाँ जी। बट अवेयर होना चाहिए पेशेंट्स को कि क्या क्या चल रहा है और क्या जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी चीज है ना। और सुरभि हो गई, मैम हो गए, इन लोगों को आप फॉलो करें, और ये बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यूरो पे। इंस्टाग्राम बहुत अच्छी जगह हो गई है अब सीखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं एलपीयू से मेरे ख्याल से। तो उनको ये देखना चाहिए कि किसको फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करें, क्वेश्चंस पूछें, सीखें। जब मैं पढ़ा रहा था, सुरभि जब बैचलर्स में थी, तब इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। अब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, इंस्टा है, फेसबुक है, एक्सप्लोर करें और चीजें सीखें। सच में बहुत अच्छी अच्छी रील्स होती हैं न्यूरो गर्ल पल्लवी मैम, हम्म, डॉक्टर पल्लवी के अकाउंट में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने लिटरली। मैं मुझे तो प्रैक्टिस करते हुए भी 3-4 साल हुए हैं, बट या हाँ, मैं जो भी करती हूँ सही करने की कोशिश करती हूँ। गलत ना हो तो मैं अपने बिल्कुल सीनियर्स से पूछती हूँ। ये सबसे बिल्कुल जरूरी है कि अपनी बिल्कुल प्रैक्टिस मत चलाते रहो, अगर कहीं डाउट है तो बिल्कुल पूछ लो। बिल्कुल पूछिए आप। हम भी अभी अपने सर से पूछते हैं, कभी पेशेंट रेफर करते हैं, एक जानने की कोशिश करते हैं हम कहाँ गलत हैं। तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता कि हाँ आप उनसे पूछ लिए, है ना। हाँ पेशेंट जी। बेनिफिट इज एट द टॉप। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल व्हेन यू आर ट्रीटिंग समबडी। मजाक नहीं कर बिल्कुल रहे हो आप, तो सोच सोच के देख देख के कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। उस टाइम पे डाइसी होना भी ठीक है, अगर हो कंफ्यूज्ड बिल्कुल तो पूछो। तो बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आई थिंक नोबडी हैज अ क्वेश्चन नाउ, बट न्यूरो गर्ल पल्लवी मैम ने बोला है कि इट वाज अ ग्रेट लाइफ, थॉरोली एंजॉयड सुरभि एंड अमार सर। थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैम बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मैम तो लाइफ के बिल्कुल क्वीन है। तो सर मैं फिर से आपसे कांटेक्ट करूंगी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ये देख नहीं पाए हैं लाइव, क्योंकि बिल्कुल एसेसिबल इंस्टा एवरीबडी कांट यूज। तो मैं उनको ये रिकॉर्डेड सेशन दिखाऊंगी, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड अगली बार भी प्लीज टाइम निकाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर।